नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। कोविड-19 की बाधा के कारण हमारी जो ऑफलाइन क्लास है वो हो नहीं पा रही है। इसके कारण हम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और मनुष्य के सामने जब भी बाधाएं आई है, मनुष्य ने हमेशा उन बाधाओं को जीता है और नए जो विकल्प हैं उनको मनुष्य ने तलाशा है। तो आज हम भी जो हमारा ऑनलाइन विकल्प है इसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मुगल केंद्रीय प्रशासन। मुगल केंद्रीय प्रशासन की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन चाहे मुगलों का हो चाहे किसी और राजवंश का रहा हो या प्राचीन भारत की हम बात करें या ब्रिटिश इंडिया की हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में हमेशा दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक इसमें राजत्व का सिद्धांत और एक बात की जाती है पदाधिकारियों की। तो बिना राजत्व के सिद्धांत को समझे जो पदाधिकारी है इनका समय समय में किस प्रकार से इनके कार्यों में बदलाव आता है, हम उन बदलावों को देख नहीं पाते हैं। तो केंद्रीय प्रशासन को समझने से पहले हमें राजत्व का जो सिद्धांत है इस पर बात करनी जरूरी है। राजत्व जो है, राजत्व होता क्या है, राजत्व है क्या? तो राजत्व को हम देखें तो राजत्व जो है ये जनता और शासक के संबंधों को बताता है। शासक का धर्म के साथ किस प्रकार का संबंध है उसको बताता है। ये किन आधारों पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है उस चीज को बताता है और शासन का स्वरूप क्या है उन चीजों को बताया जाता है राजत्व के सिद्धांत में। तो इन सारी बातों को यदि हम देखें तो मुगलों का जो राजत्व है, मुगलों का राजत्व शुरू होता है बाबर से और बाबर जो है, बाबर के सामने राजत्व के दो सिद्धांत थे। एक सिद्धांत जुड़ा हुआ था तैमूर की परंपराओं से और दूसरा जो सिद्धांत है ये जुड़ा हुआ था मंगोलों की परंपराओं से। तो जो तैमूर की जो परंपराएं थी इनमें यदि हम बात करें तो तैमूर ने हमेशा जो खलीफा है, खलीफा को तैमूर ने महत्व दिया और अपने ऊपर खलीफा की सत्ता को इसने स्वीकार किया था। जबकि दूसरी तरफ जो मंगोल थे, मंगोलों की यदि बात करें तो ये खलीफा की जो सत्ता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं और इन्होंने अपने को दिव्य सत्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और इसी सिद्धांत को ये लोग फिर भी बनाते हैं। तो बाबर जो रहा, बाबर ने तैमूर और मंगोलों की जो परंपरा थी इसमें बाबर ने मंगोलों की जो परंपरा है उसको अपनाया और उसने दिव्य सत्ता का जो सिद्धांत है इसको स्वीकार किया। और हम देखेंगे आगे चलकर के अकबर के कार्यों में, जहांगीर शाहजहां के कार्यों में जो दिव्य सत्ता का जो सिद्धांत है वो हमें दिखाई देता है। अब बाबर को देखें हम तो आप जानते हैं कि 1504 में बाबर ने काबुल विजय किया। फिर 1507 में जब ये कंधार विजय करता है तो कंधार विजय के साथ ही 1507 में बाबर ने पादशाह या बादशाह की उपाधि इसने धारण की और ये जो उपाधि है ये उपाधि ये बताती थी कि बाबर ने खलीफा जो है, खलीफा को बाबर के द्वारा मान्यता नहीं दी गई और इस रूप में बाबर जो है, बाबर ने स्वयं को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित किया। बाबर के बाद यदि हम बात करें तो हुमायूं ने भी जो बाबर के द्वारा परंपराएं चलाई जा रही थी उन्हीं परंपराओं को स्वीकार किया और हुमायूं का भारत से जो निर्वासन है या हुमायूं को भारत से बाहर निकालने वाला व्यक्ति शेरशाह सूरी था जो अफगान था। और शेरशाह सूरी जो है इसने भी युग का खलीफा नाम की इसने उपाधि दी। तो इस प्रकार से ये उपाधि हमें बता रही है कि शेरशाह सूरी ने भी खलीफा की जो सत्ता है
इसको स्वीकार नहीं किया था। शेरशाह सूरी के बाद में इसका लड़का इस्लाम शाह शासक बनता है और इस्लाम शाह ने भी खलीफा की उपाधि ग्रहण की, जो ये बताता है कि ये भी खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजत्व का जो सिद्धांत रहा है, राजत्व के सिद्धांत में मंगोलों ने जो दिव्य सत्ता का जो सिद्धांत है इसको इन्होंने स्वीकार किया था। अब आगे हम बात करें तो इस्लाम शाह के बाद हम देखते हैं कि मंगोलों में शासक बनता है अकबर। अकबर का जो राजत्व है, अकबर का राजत्व परिवर्तनशील रहा है कि प्रारंभ में जो राजत्व है वो अलग रहा और बाद में हम देखते हैं कि राजत्व की जो मान्यताएं हैं अकबर की बदल जाती है। तो अकबर प्रारंभिक रूप से एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के समान व्यवहार करता है, या हम यूं कहें कि इसने इस्लामी जो सिद्धांत है उनका एक उपकरण के रूप में इसने काम में लिए इस्लामी सिद्धांतों को, और इस्लाम को अपने राज्य की मजबूती के लिए इसने प्रयोग किया था। और इसी प्रारंभिक गतिविधियों में हम देखते हैं कि अकबर ने जब 1567-68 में चित्तौड़ की विजय की थी, तो वहां हम देखते हैं कि जिहाद जैसे नारे लगाए गए, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। तो ये जो बातें हैं वो हमें बताती है कि प्रारंभ में ये कट्टर सुन्नी मुसलमान रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि अकबर की मान्यताएं बदलती है और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप अकबर ने अपने राजत्व सिद्धांत को भी परिवर्तित किया था। हम देखते हैं 1563 में तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया, फिर 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, आगे चलकर के 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई, और जहां इसने सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनको ये आमंत्रित करता है। और इबादत खाने में अकबर ने ये जाना कि सभी जो धर्म है, सभी धर्मों का सार तत्व एक है, और उलेमा जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्लाम की व्याख्या करते हैं। फिर इबादत खाने के बाद हम देखते हैं 1579 में 79 में अकबर के द्वारा महजरनामा की घोषणा की गई, और महजरनामा की जो घोषणा थी ये हमें बताती है कि जब भी कोई धार्मिक विवाद होगा तो उसमें अंतिम जो निर्णय है वो अकबर का माना जाएगा, जबकि पहले किसी भी प्रकार के धार्मिक विवादों में जो उलेमा जो वर्ग था उसका ही निर्णय अंतिम माना जाता था। तो ये एक बड़ा परिवर्तन रहा, क्रांतिकारी परिवर्तन रहा। हालांकि हम अकबर की धार्मिक नीति को अलग से पढ़ेंगे जब हम महजरनामा की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक दौर में ये सुन्नी मुसलमान रहा, और फिर आगे चल करके ये एक धर्म निरपेक्ष शासक के रूप में स्थापित होने का प्रयास करता है। और अकबर का जो राजत्व सिद्धांत है उसको अबुल फजल का जो वर्णन है जो हमें मिलता है आइन एक अकबरी में, तो उस वर्णन को देखने पर हम अकबर के राजत्व को, तो अकबर का जो राजत्व है, अकबर के राजत्व को हम 3 भागों में देख सकते हैं। एक इसमें राजत्व में दिव्य सत्ता, एक राष्ट्रीय राज्य और एक जन कल्याण। अब ये जो तीनों आधार हैं, ये तीनों आधार हमें अबुल फजल की जो रचना है आइन अकबरी उसके माध्यम से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो राजत्व में दिव्य सत्ता की यदि हम बात करें तो इसमें जो राजत्व है, राजत्व को दिव्य सत्ता के रूप में अबुल फजल स्थापित करने का प्रयास करता है। और इसी संदर्भ में आप देखो कि शासक जो है वो जरोखा दर्शन देते हैं। तो जरोखा दर्शन जो है उसमें मान्यता थी कि शासक जो है वो ईश्वर के समान है। इस प्रकार से अल्लाह या ईश्वर लोगों को दर्शन देते हैं, उसी प्रकार से शासक भी अपनी प्रजा को दर्शन दे रहे हैं। और अबुल फजल इस बात को कहता है कि शासक के जो दर्शन है वो एक दिव्य पूजा के समान है। दूसरा फर्रे इजदी जैसे हमें सब देखने को मिलते हैं, जिसका भी जो अर्थ है वो होता है देवीय प्रकाश। इसी संदर्भ में एक और शब्द है कियाम
खुमारा, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है महान प्रभाव मंडल। तो इस प्रकार के जो फरेज दे या क्या फुआरा जैसे जो शब्द हैं ये देवीय प्रकाश के लिए प्रयोग में लिए गए और देवीय प्रकाश का जो स्रोत है वो माना गया ईश्वर को। देवीय प्रकाश का स्रोत ईश्वर है और ईश्वर से ये जो प्रकाश है ये प्रकाश सीधा सम्राट या शासक को प्राप्त होता है। सम्राट या शासक को ये प्राप्त होने का मतलब है कि जो शासक है, शासक की जो जवाबदेही है वो प्रजा के प्रति नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। शासक की जो जिम्मेदारी है वो प्रजा के प्रति नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको राजत्व की जो शक्ति है वो प्राप्त हो रही है किससे? ईश्वर से। जबकि वर्तमान के जो संदर्भ है इनमें जब हम बात करें तो आप देखोगे कोई भी देश का जो प्रमुख होता है उसको शक्ति प्राप्त होती है प्रजा से। जबकि प्राचीन भारत की जब हम बात करेंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि राजत्व में देवीय सत्ता को अपनाने का कारण ये था कि राजा जो है वो प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त समझता था। इसी कारण जो शासक हैं हम देखते हैं कि मध्यकाल के रहे हों चाहे प्राचीन भारत के रहे हों, शासक निरंकुश रहे हैं इस आधार के कारण। दूसरा, राजत्व में दिव्य सत्ता स्थापित करने का जो प्रयास है ये हमें दिखाई देता है मुगलों के स्थापत्य में। जैसे आगे चल करके हम देखेंगे कि चार बाग जो शैली है इससे स्थापत्य हुआ और चार बाग शैली जो है ये 8 जो स्वरूप की जो मान्यता है उसको प्रतिबिंबित करती थी। तो ये राजत्व में दिव्य सत्ता स्थापित करने का प्रयास हुआ है। दूसरा, राष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय राज्य की जब बात करें तो यहाँ जो राष्ट्र है ये वर्तमान के नेशन से संबंधित नहीं है। यहाँ राष्ट्रीय राज्य की जगह यदि हम प्रयोग करें अखंड राज्य शब्द का यदि प्रयोग करें तो ये ज्यादा उपयुक्त लगता है। और अखंड राज्य का जो मीनिंग है वो लिया गया कि उत्तर भारत के बाद में दक्षिण भारत की जो विजय है वो अकबर के द्वारा की गई और ये अकबर जो है अखंड राज्य स्थापित करने का प्रयास करता है। और इसी कारण इसी आधार पर जो अकबर है वो अपनी साम्राज्यवादी जो नीतियां हैं उनको उचित ठहराने का प्रयास करता है। जन कल्याण को हम देखें तो अकबर के द्वारा कई जन कल्याण के कार्य करवाए गए। जैसे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना, जजिया कर को समाप्त करना। तो ये जो सारे कार्य हैं वो जन कल्याण के भीतर हम लोग देखते हैं। तो अकबर का जो राजत्व सिद्धांत है यदि आपके प्रिय में कभी क्वेश्चन आए कि अकबर का जो राजत्व सिद्धांत है उसमें कौन शामिल नहीं है, एक आ जाए राजत्व में दिव्य सत्ता, एक आ जाए राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना, एक आ जाए आपके जन कल्याण और एक आ जाए प्रजा के प्रति जवाबदेहिता। तो यहाँ प्रजा के प्रति जो जवाबदेहिता है वो अकबर के द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। इस बात को आप अच्छे से जानेंगे। फिर राजत्व में आगे यदि हम और देखें तो आप देखेंगे जहांगीर और शाहजहां जो थे इन्होंने राजत्व में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया और अकबर के समय जो परंपराएं चल रही थी उन्हीं परंपराओं को इन्होंने लगातार रखा। लेकिन औरंगजेब के आते आते हम देखते हैं कि जो चीजें अकबर ने स्थापित की थी वो चीजें औरंगजेब के समय आते आते पलट जाती है और औरंगजेब जो है वो दारुल हर्ब को बदलना चाहता है दारुल इस्लाम में, अर्थात मूर्ति पूजकों का जो देश है उसको वो इस्लामिक राज्य में बदलना चाहता है। इसी कारण हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो उलेमा है या जो मुस्लिम जनता है वो समर्थन करती है औरंगजेब का। जबकि अकबर की ये जो मान्यताएं थी, अकबर की ये मान्यताएं इस्लामिक राज्य के विरुद्ध थी। इसी कारण हम देखते हैं कि मुल्ला यजदी जैसे जो लोग थे वो अकबर के विरुद्ध फतवा जारी करते हैं इसके कार्यों के कारण। बदायूनी जैसा इतिहासकार जो है अकबर के धर्म विरोधी जो कार्य हैं उनको
सूचीबद्ध करता है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हमें तो बात करनी है मुगलों के केंद्रीय प्रशासन की, लेकिन हमने राजत्व क्यों पढ़ा। अब आप देखेंगे कि जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं उनके कार्यों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसी राजत्व के आधार पर। अब हम बात करते हैं केंद्रीय पदाधिकारियों के। तो केंद्रीय पदाधिकारी किस प्रकार से संबंधित हैं राजत्व के सिद्धांत से। केंद्रीय पदाधिकारी, अब केंद्रीय पदाधिकारियों की जब हम बात करें तो आप देखो कि केंद्रीय पदाधिकारियों के अलावा एक हम बात करेंगे मंत्री की, और मंत्री से पहले हम बात करेंगे सम्राट की। तो अभी हमने बात की राजत्व के सिद्धांत की, और राजत्व के सिद्धांत में हमने देखा कि भाई शासक का जनता से संपर्क किस प्रकार का है, शासक की धर्म के प्रति नीति क्या है, शासक किस प्रकार से अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और शासन का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप जो है मुगलों का ये रहा है केंद्रीकृत राजतंत्रात्मक शासन। केंद्रीकृत राजतंत्रात्मक शासन का मीनिंग क्या रहेगा। केंद्रीकृत का मतलब है कि जो शासक है, शासक सभी शक्तियों को स्वयं में समाहित रखता था, या यूं कहें कि सभी शक्तियों का जो स्रोत है वो शासक हुआ करता था। चाहे वो शक्तियां न्याय से संबंधित है, चाहे सेना से संबंधित है, राजस्व की है, या अन्य कोई है, तो सभी शक्तियों का स्रोत एक ही व्यक्ति है। और ये जो व्यवस्था थी उसको केंद्रीकृत व्यवस्था कहा जाता था। फिर वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था, इसका मीनिंग रहेगा कि भाई राजा के बाद राजा का पुत्र ही शासक रहेगा। जैसे बाबर के बाद में हुमायूं आया, हुमायूं के बाद में अकबर आया, तो आप देखो कि पिता के बाद उसका पुत्र आ रहा है। तो राजत्व का जो स्वरूप है वो रहा है केंद्रीकृत वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था, और राजा जो है वो सभी शक्तियों का स्रोत हुआ करता था। और सम्राट जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुगल जो हैं वो स्वेच्छाचारी शासक रहे हैं, अर्थात इन्होंने अपनी इच्छा से ही शासन को चलाया है। लेकिन सम्राट का व्यक्तिगत यदि हम जीवन देखें तो आप देखेंगे कि इनका व्यक्तिगत जो जीवन है वो बहुत ही कठोर हुआ करता था। और अकबर और औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 16 घंटे तक कार्य किया करते थे, और जहांगीर के अलावा कोई भी मुगल शासक जो है वो शराब पीकर के दरबार में आया नहीं करता था। तो व्यक्ति की जो जीवन है वो भी इनका क्या रहा है, कठोर रहा है। हालांकि मुगलों जितनी जो विलासिता है वो किसी ने भी नहीं की, लेकिन शासन के प्रति ये सजग थे, क्योंकि होना ही पड़ता था शासन के प्रति सजग। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर शासकों के प्रति विद्रोह हो जाते थे और नई सत्ता स्थापित हो जाती थी। तो इन चिंताओं के कारण जो मुगल शासक थे वो काफी सचेत रहे थे। सम्राट जो है इसकी शक्तियां विस्तृत है और इसके शासन का जो क्षेत्र है, शासन का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था। इसके कारण जो सम्राट है, सम्राट कुछ मंत्रियों को नियुक्त करता है। अब आप सोचते होंगे कि मंत्री सबसे कि इनके पास बहुत अधिकार वगैरह रहे होंगे, लेकिन मुगल जो मंत्री रहे हैं, मुगल मंत्री सम्राट के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते थे, अर्थात इनकी जो नियुक्ति है वो शासक के द्वारा की जा रही है, और शासक जब चाहे इनको सत्ता से बेदखल कर सकता है। और मंत्री जो हैं, मंत्रियों की स्थिति वर्तमान में जब हम बात करें तो वर्तमान के सचिवों जैसी इनकी स्थिति हुआ करती थी, कि सचिव जैसे हैं कि भाई सरकार का जो भी आदेश हो उसका पालन करते हैं। उसी प्रकार से जो मंत्री है, मंत्री केवल सम्राट या राजा की जो आज्ञा है उनका पालन किया करते थे। तो इनकी जो स्थिति है वो वर्तमान के सचिवों जैसे इनकी स्थिति हुआ करती थी। अब हम देखते हैं
कि जो मुगलों की मंत्रिपरिषद की बात करें तो आप देखो कि प्रारंभ में केवल 4 ही मंत्री पद हुआ करते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शासक के बाद सबसे प्रमुख जो मंत्री है वो कौन हुआ करता था। तो आप ध्यान रखिएगा कि शासक के बाद में जो प्रमुख मंत्री था वो हुआ करता था वकील, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वकील को वजीर कहा जाता था, वकील को वजीर आजम कहा जाता था, और वकील के बाद यदि हम देखें तो आता था दीवान। ये दूसरे नंबर का मंत्री हुआ करता था, या शासक से देखें तो ये तीसरे स्थान पर हुआ करता था। और दीवान के बाद जो पद था वो था मीर बख्शी का, और मीर बख्शी के बाद जो पद है वो आता था सद्र उस सदुर। तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि मुगलों के समय कौन से मंत्री है प्रमुख हुआ करते थे, या मुगलों के मंत्री में मुगलों के प्रमुख मंत्रियों में कौन शामिल नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी सीक्वेंस भी ये सम्राट, सम्राट के बाद में वकील, वकील के बाद में दीवान, दीवान के बाद में मीर बख्शी, और मीर बख्शी के बाद में सद्र उस सदूर। अब इनके अलावा आगे चल करके कई पद थे जो मंत्री की हैसियत को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे दीवान सामा हम पढ़ेंगे, और भी कई केंद्रीय पदाधिकारी हुआ करते थे। अब हम एक एक करके इनके कार्यों को देखते हैं और राजत्व इनको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। तो सम्राट के बाद सबसे प्रमुख जो आपके पद हैं वो है वकील, वकील के बाद में दीवान, दीवान के बाद में मीर बख्शी, और मीर बख्शी के बाद में आपके सद्र उस सदूर वकील। अब वकील जो है, वकील का अर्थ क्या था? वकील का अर्थ होता है प्रतिनिधि, ये इसका शाब्दिक अर्थ रहा है। और इसका मतलब है कि जब शासक किसी दूर अभियान पर गया है या शासक अस्वस्थ हो गया है, तो उस स्थिति में जो प्रतिनिधि है वो शासक के सभी कार्यों को किया करता था। तो हम कह सकते हैं कि ये आधुनिक अर्थों में सम्राट के प्रधानमंत्री का ये कार्य किया करता था, और ये बाकी जितने विभाग थे उन सभी का ये पर्यवेक्षण करता था, ये सुपरविजन किया करता था ये सभी विभागों की। तो आप सोचें कि कितना शक्तिशाली ये पद हुआ करता था। और अन्य जो नियुक्तियां थी उन नियुक्तियों में भी इसका हस्तक्षेप था, चाहे राज्य के वित्तीय अधिकार हैं, चाहे नियुक्ति की बात है, या राज्य के प्रसार की बात है, या साम्राज्यवादी नीतियों की बात है। वकील सभी तरीकों से सम्राट की नीतियों को प्रभावित किया करता था। तो हम कह सकते हैं कि वकील मुख्य परामर्शदाता हुआ करता था सम्राट का। और लेकिन बैरम खां के समय हम देखते हैं कि बैरम खां ने सम्राट की जो शक्तियां हैं उनको भी खुद में समाहित करने का प्रयास किया था। और इसी बात के कारण जो अकबर है वो बैरम खां को सत्ता से हटा देता है और बैरम खां का पतन हो जाता है। ये जब हम बात करेंगे अकबर के राजनीतिक मुद्दों की, तब हम वहाँ विस्तार से इस टॉपिक की बात करेंगे। एक फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मुगलों का सर्वप्रथम वकील कौन रहा है। तो बैरम खां की बात हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको लगेगा भाई बैरम खां ही प्रथम वकील था, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि प्रथम जो वकील था वो था निजामुद्दीन खलीफा। और निजामुद्दीन खलीफा जो है ये प्रथम वकील था। तो इसकी जो नियुक्ति है वो प्रथम मुगल शासक ने की थी, और प्रथम जो मुगल शासक है वो रहा है आपके बाबर। आप यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, प्रश्न आए मुगलों का संस्थापक कौन है या मुगलों का प्रथम शासक कौन है, तो उत्तर रहेगा बाबर। लेकिन यदि प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है
उसका संस्थापक किसको माना गया है, तब आपका उत्तर होगा अकबर। अकबर जो है इसको मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अकबर ही वह शासक है जिसने प्रशासन को सही मायनों में स्थापित किया, और अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य जो है वो इतने लंबे समय तक भारत में चल पाया। और जैसे ही अकबर की जो नीतियां थी उनको पलटने का प्रयास हुआ औरंगजेब के द्वारा, हम देखते हैं साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मुगल प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका संस्थापक माना जाएगा अकबर। तो वकील जो पद है ये सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था बैराम खां के समय, लेकिन बैराम खां के पतन के बाद हम देखते हैं कि क्या रहा है, माहम अनगा भी कुछ समय तक वकील या प्रधानमंत्री के पद पर आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, और इसका जो टाइम है जिसको हम पेटीकोट सरकार के रूप में भी जानते हैं, ये 1560 से 62 का समय रहा है। तो महामंगा जो है इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह एकमात्र महिला जो मुगलों के शासन में प्रधानमंत्री या वकील या वजीर आजम के पद पर रही है, वो है आपके माहम अनगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। माहम अनगा एकमात्र महिला है जो मुगलों में सर्वोच्च पद तक पहुंचती है। यदि हम बात करें सल्तनत काल की तो वहां आप देखेंगे कि सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली महिला थी रजिया, जबकि यहाँ महामनगा जो है ये मुगलों में सर्वोच्च पद तक जाती है। हालांकि नूरजहां जो है, नूरजहां ने भी जहांगीर के समय में सारी शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिए हुए था, लेकिन वो किसी पद पर नहीं थी। पद की यदि बात आएगी तब हमारा उत्तर रहेगा माहम अनगा। माहम अनगा के बाद हम देखते हैं कि अकबर जो है, अकबर ने ये महसूस किया कि वकील का जो पद है ये जितना शक्तिशाली रहेगा सम्राट उतना ही कमजोर रहेगा। क्यों? क्योंकि बैरम खां के समय अकबर काफी कमजोर स्थिति में था। महामनगा के शासन में भी दूसरे जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब अकबर ने यह महसूस किया कि वकील का जो पद है, वकील के पद को कमजोर किया जाए, और अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष जो वकील है, वकील से जो वित्तीय अधिकार है, वित्तीय अधिकार वकील से इसने छीन लिए और एक नया पद इसके द्वारा सर्जित किया गया, दीवान का। और अकबर के बाद हम देखते हैं जहांगीर के समय भी वकील का जो पद है ये कमजोर हुआ। शाहजहां के समय आते आते हम देखते हैं कि ये जो पद है अपना प्रभाव पूर्णतः खो चुका था, और फिर ये जो वकील है, वकील के पद को वर्षों तक खाली रखा जाता था। वर्षों तक खाली रखने का मतलब ये था कि ये पद जो है अब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और इसकी जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो दे दी जाती है किसको? दीवान को। और आप देखोगे कि दीवान का जो पद है, दीवान के पद के साथ एक बड़ी रोचक घटना जुड़ी है कि अकबर वकील के पद को कमजोर करने के लिए दीवान का पद सृजित करता है, लेकिन यही दीवान का जो पद है अकबर के उत्तराधिकारियों के समय इतना महत्वपूर्ण हो जाता है या इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वकील की जो सारी शक्तियां हैं वो दीवान हस्तगत कर लेता है या अपने में ले लेता है। तो दीवान जो पद है, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये दूसरा प्रमुख मंत्री है, और सम्राट से देखें तो तीसरा महत्वपूर्ण ये व्यक्ति है। और राज्य के जितने भी वित्तीय मामले हैं ये सारे के सारे दीवान देखता था। चाहे राजस्व बढ़ाने की बात हो, या राजस्व कहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है, या भूमि से संबंधित कोई विवाद है, यहाँ तक शाही खजाने से कितना खर्च होगा, किस मद पर खर्च होगा, ये भी बिना दीवान की सहमति से नहीं हो पाता था। और अकबर ने दीवान के पद पर सबसे पहले नियुक्त किया था मुजफ्फर खां को। मुजफ्फर खां को सबसे पहले अकबर ने नियुक्त किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम
जो दीवान है वो आपके कौन रहा है, तो मुजफ्फर खां, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जबकि प्रथम जो वकील है वो रहा है आपके निजामुद्दीन खलीफा, जिसको नियुक्त किया गया था बाबर के द्वारा। जबकि ये जो दीवान है इसको नियुक्त किया गया है अकबर के द्वारा। और दीवान जो है, दीवान प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और ये जो प्रांतीय दीवान है ये दीवान की देखरेख में ही कार्य किया करते थे और दीवान इनके ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित किए हुए रहता था। और इसके अलावा भी दर्जनों पद थे जो दीवान के अधीनस्थ के रूप में कार्य किया करते थे, जैसे दीवाने तन जो नगद वेतन से संबंधित हुआ करता था, दीवाने जागीर जो जागीरों का निरीक्षक होता था, दीवाने खालसा जो खालसा भूमि का प्रमुख हुआ करता था। इसी प्रकार से दीवाने बयूतात जो है ये कारखानों की देखरेख किया करता था। ये सारे के सारे जो पद हैं, इन इसके अलावा और भी कई पद थे जो सीधे दीवान के अधीन आते थे। तो आप देख सकते हैं कि दीवान का जो पद है वो कितना प्रमुख हो चुका है। जबकि अकबर ने इस पद को सर्जित किया वकील के पद को कमजोर करने के लिए, लेकिन ये पद खुद ही इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि ये अब वकील का जो स्थान है उसको ये प्राप्त कर चुका था। और दीवान के रूप में टोडरमल के जो कार्य हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। जब हम बात करेंगे मुगलों की आर्थिक स्थिति की, तो वहाँ हम टोडरमल के साथ आइन ए देहसाला या माल ए हर साला जैसी जो पद्धतियां हैं उनकी हम वहां बात करेंगे। तो ये आपकी दूसरा महत्वपूर्ण पद रहा। तीसरा जो महत्वपूर्ण पद है वो है आपके मीर बख्शी का। ये तीसरा प्रमुख मंत्री हुआ करता था, जबकि पहला है वकील, दूसरा दीवान और तीसरा मीर बख्शी। अब मीर बख्शी की यदि हम बात करें तो आप देखें कि इसके कार्य क्या रहे हैं। तो मीर बख्शी जो है इसके प्रमुख कार्य रहे हैं सेना को वेतन देना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य था। इसी कारण इसको महावेतन अधिकारी भी इसको कहा जाता था। महावेतन अधिकारी प्रश्न है निम्न में से महावेतन अधिकारी कौन है, तो हम क्या है कि वेतन को देखते ही हम उसका जो उत्तर है दीवान कर सकते हैं, लेकिन महावेतन अधिकारी जो है वो दीवान नहीं होकर के कौन है, मीर बख्शी है। और महावेतन अधिकारी इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि मीर बख्शी ही सरखत नाम का एक पत्र हुआ करता था। जब ये उसके ऊपर हस्ताक्षर करता था तभी संबंधित जो कर्मचारी है वो वेतन को प्राप्त करता था। और इसी प्रकार सरखत जैसी ही व्यवस्था हम सल्तनत काल में देखते हैं। इतलाक नाम से भी एक कागज बना है जो कर्मचारियों के वेतन से संबंधित हुआ करता था। तो एक इसका कार्य रहा वेतन से संबंधित, सेना में रसद वगैरह की पूर्ति, सेना में सैन्य जो उपकरण है उनकी पूर्ति से संबंधित कार्य हैं इसके। और जो भी सैन्य अभियान जो होते थे वो भी मीर बख्शी की देखरेख में होते थे। और ये हमेशा सम्राट के साथ ही रहा करता था, या ये ज़्यादा खुद ये अभियानों पर नहीं जाता था ये, लेकिन ये अभियानों पर दूसरे जो मनसबदार है उनको भेज रहा है, ये खुद अभियान पर नहीं जा रहा है। लेकिन जब सम्राट इसको आदेश देते थे तब ये किसी अभियान पर जाया करता था। अब आप देखें कि सेना से संबंधित सारे कार्य मीर बख्शी के द्वारा किए जा रहे, तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई ये मुख्य सेनापति था। ये आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो मीर बख्शी है ये मुख्य सेनापति या प्रधान सेनापति नहीं था, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और मीर बख्शी की सहायता के लिए भी अन्य कई बख्शी हुआ करते थे जो इसकी सहायता करते थे। और मीर बख्शी की जो अनुशंसा है उस पर जो प्रांतीय जो बख्शी हैं, प्रांतीय बख्शियों की नियुक्ति में भी मीर बख्शी की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। तो एक हमने देखा वकील, वकील के बाद दीवान,
दीवान के बाद में मीर बख्शी, और मीर बख्शी के बाद आप देखें कि चौथा जो प्रमुख पद रहा है आपके, या प्रमुख मंत्री जो है वो है सद्र उस सदूर। सद्र उस सदूर जो है, इसकी यदि बात करें तो आप देखें इसके कार्य क्या रहेंगे। तो इसके कार्यों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक धार्मिक कार्य और एक इसके न्यायिक कार्य, और शासक के साथ इसकी स्थिति। जो सद्र उस सदूर है, इसका जो प्रमुख कार्य था वो था धार्मिक कार्य, धर्म से संबंधित प्रमुख कार्य इसके हुआ करते थे। या यूं आपसे पूछा जा सकता है कि एक यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजा का मुख्य परामर्शदाता, तब हमारा उत्तर रहेगा वकील। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए राजा का धार्मिक मामलों में मुख्य परामर्शदाता, तब हमारा उत्तर हो जाएगा सद्र उस सदूर। और इसके जो कार्य हैं आप देखो, सयुरगाल, या आप देखो मदद ए मास, या आप देखें वजीफा, और कुछ नियुक्तियां भी। तो जो सद्र उस सदूर है, ये सयुरगाल का मतलब है कि राज्य में जो भी खानका वगैरह चल रही है, या कोई मस्जिद वगैरह चल रही है, या अन्य कोई धार्मिक संस्थान है, तो उसके लिए जो वो भूमि अनुदान देता था उसे कहते हैं सयुरगाल। और जो सयुरगाल जो है, ये इसमें सद्र उस सदूर जो है उसकी अनुशंसा ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। दूसरा मदद मास में यदि बात करें तो जो भी उलेमा वर्ग है या कोई धार्मिक नेता वगैरह जो होते थे, तो उनको जो भूमि वगैरह दी जाती थी उसे कहते थे मदद मास। तो ये दोनों जो कार्य हैं, ये दोनों कार्य सद्र उस सदूर के द्वारा किए जाते थे। इसी प्रकार से कुछ जो विद्वान होते थे उनको नकद पुरस्कार भी दिए जाते थे, जिसे कहते हैं वजीफा। तो वजीफा में भी इसकी प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। इसके अलावा और इसके लिए कार्य देखें तो आप देखो कि एक तो जकात और एक जजिया। जकात और जो जजिया है, इन पर निगरानी रखने का जो कार्य है वो भी सद्र उस सदूर का हुआ करता था। इसके अलावा मिल्लत की यदि बात करें तो आप देखो कि मिल्लत जो है, मिल्लत का आशय है मुस्लिम जनता से। मिल्लत का आशय रहेगा आपके मुस्लिम जनता से। और ये जो मिल्लत है, मिल्लत के अधिकारों की रक्षा करना भी कार्य हुआ करता था सद्र उस सदूर का। इसका सद्र का जो कार्य है, ये मुख्य रूप से एक और कार्य था इसका, मिल्लत अर्थात मुस्लिम जो जनता है इसके कल्याण से भी ये जुड़ा हुआ था। जैसे मुस्लिम विधवाओं की लड़कियों की शादी करवाना, जो भी मुस्लिम युवक थे उनके रोजगार आदि की व्यवस्था करना। और इसका एक प्रमुख कार्य हुआ करता था शाही खैरात की व्यवस्था करना। शाही खैरात की व्यवस्था करने का मतलब है कि जो भी मुगल शासक है या मुगल राजकुमारियां थी या मुगल महारानियां जो हुआ करती थी, तो वो किसको दान देगी वो भी निर्धारित किया जाता था सद्र उस सदूर से। तो ये शाही खैरात जो है उसकी भी ये व्यवस्था किया करता था। लेकिन आप देखें कि शासकों के साथ इसके संबंध किस प्रकार से रहे। एक फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम सद्र उस सदूर कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे शेख गद्दाई। शेख गद्दाई जो है ये प्रथम सद्र उस सदूर था। जबकि प्रथम दीवान मुजफ्फर खां की हमने बात की, जबकि प्रथम जो वकील है, प्रथम आपके वकील रहा है निजामुद्दीन खलीफा। इसकी भी आप ध्यान रखें, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और आपके सद्र उस सदूर रहा है अब्दू नबी। अब्दू नबी जो है ये भी काफी चर्चित सद्र उस सदूर रहा है।
और ये था अकबर के समय। और एक आपको और नाम ध्यान रखना है, सुल्तान ख्वाजा। तो अब्दू नबी जो है, अब्दू नबी अकबर के समय सदर हुआ करता था, या प्रमुख सदर था ये, या सदर ए जहान था ये। तो जो अब्दू नबी है, अब्दू नबी पर अकबर का काफी विश्वास था और अकबर इसका काफी मान सम्मान किया करता था। लेकिन बाद में जाकर के पता चला कि अब्दू नबी जो है, अब्दू नबी ने जो भी अंगदान है उसमें इसने काफी भ्रष्टाचार किया है। जब इस बात का पता चला, अब्दू नबी किस बात का जब पता लगा अकबर को, तो अकबर ने अब्दू नबी को पद से हटा दिया। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अब्दू नबी को हटा करके किसको सदर उस सदूर नियुक्त किया गया? तो वो व्यक्ति था सुल्तान ख्वाजा। सुल्तान ख्वाजा को इसके द्वारा नियुक्त किया गया। और हम देखते हैं कि ये जो पद है, ये पद अकबर के समय महत्व खो चुका था। आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए, आप दीवान का जो पद है वो अकबर ने सर्जित किया, मीर बख्शी का जो पद है वो भी अकबर ने सर्जित किया। और आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सदर उस सदूर की जो मर्यादा है या इस पद की जो शक्तियां हैं किसके समय कम हुई है, तो आपको ध्यान रखना है अकबर के समय। अब आप देखें कि अकबर के समय क्यों, तो आपको याद होगा अभी हमने बात की है अकबर के राजत्व सिद्धांत की। और आप देखो कि अकबर का जो राजत्व सिद्धांत है वो इसके उत्तर काल में काफी परिवर्तित हो जाता है, काफी बदल जाता है। और अकबर खुद को धर्म निरपेक्ष शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। और अकबर जो है अपने गैर मुस्लिम जो नागरिक थे, गैर मुस्लिम नागरिकों के अधिकारों के लिए भी कार्य करता है। नियुक्ति में किसी भी प्रकार का ये भेदभाव नहीं करता है। और आप देखो कि राजपूत आदि भी अकबर की सेवा में आते हैं। तो अब आप देखो कि जो सदर उस सदूर का जो पद है ये शासक के भी सापेक्ष रहा है। कैसे कि ये जो पद है, ये पद अकबर के समय अपना महत्व खो देता है, जबकि हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय ये जो पद है पुनः काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो हमने बात की अकबर के राजत्व के सिद्धांत की। तो अकबर के राजत्व के सिद्धांत में हमने देखा कि अकबर का जो राजत्व सिद्धांत है उसके उत्तर काल में या बाद के वर्षों में हम देखते हैं काफी परिवर्तित हो जाता है। और अकबर जो है एक धर्मनिरपेक्ष शासक के समान व्यवहार करने लगता है। और यहाँ इसने अपने गैर मुस्लिम जो नागरिक हैं, गैर मुस्लिम नागरिकों को भी ये अधिकार देने का प्रयास करता है। और ये नियुक्तियों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करता है। इससे हमें पता लगता है कि इसने अपने गैर मुस्लिम नागरिकों को भी काफी अधिकार दिए थे। दूसरा, हमने देखा कि 1579 में जो महजरनामा आया, महजरनामा के बाद में अकबर जो है वो अपने राज्य का सर्वोच्च धार्मिक नेता भी हो जाता है। इन अर्थों में भी अकबर की स्थिति सदर से काफी ऊपर हो जाती है। दूसरा, अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में खुद को स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके कारण ये जो पद है काफी कमजोर हो जाता है अकबर के समय। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। जबकि औरंगजेब के राजत्व सिद्धांत में हमने देखा कि वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का प्रयास करता है। इसके कारण इसने जो इस्लाम धर्म है उसके ऊपर इसने काफी बल दिया था। और जब इस्लाम धर्म पर इसने काफी बल दिया तो अब इसका जो राज्य है उसमें प्रमुख भूमिका आ गई किसकी? मिल्लत की। मिल्लत अर्थात मुस्लिम जनता। तो अब इसका जो राज्य है मिल्लत के लिए कार्य करता है। और मिल्लत का प्रमुख संरक्षक कौन? सदर। अभी हमने बात की है। तो इस कारण जो सदर है औरंगजेब के समय वापिस मुख्य भूमिका के अंदर आ जाता है। दूसरा, सदर का कार्य हम देखें तो एक तो सदर का कार्य रहा धार्मिक, और ज्यादातर शासकों के समय हम देखते हैं कि जो सदर है वो न्यायिक कार्य भी किया करता था। क्यों? क्योंकि
जो उस समय की विधियां थी या उस समय की जो विधि संहिता रही है वो इस्लामिक कानूनों के अनुसार ही चला करती थी, और इस्लाम की जो सर्वोच्च व्याख्या है या इस्लाम का जो सर्वोच्च व्याख्याकार है या शासक का जो मुख्य धार्मिक परामर्शदाता है वो सदर हुआ करता था। तो इस कारण जो न्यायिक कार्य है वो भी अक्सर सदर को दे दिए जाते थे। तो ये विशेष परिस्थितियों में न्यायिक मामलों में भी सम्राट का परामर्शदाता हुआ करता था। लेकिन हम देखते हैं कि न्याय के लिए कभी कभी एक अलग अधिकारी भी नियुक्त कर दिया जाता था, जिसे हम कहते हैं काजी उल कुजात। काजी उल कुजात जो है ये न्यायिक कार्यों में सम्राट की सहायता किया करता था, और इसके साथ मुफ्ती, मीर ए अदल जैसे अन्य जो अधिकारी है वो भी इसकी सहायता किया करते थे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके प्रश्न आए कि भाई 4 प्रमुख मंत्री कौन हुआ करते थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि 4 प्रमुख जो मंत्री हुआ करते थे उसमें एक आपके सदर हो गया, एक दीवान हो गया, एक आपके वकील हो गया, और एक हमने बात की है मीर बख्शी की। तो ये आपके 4 प्रमुख जो मंत्री हैं, ये 4 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, और जिस क्रम में हमने इनको पढ़ा है वही इनका क्रम भी था। अब इसके अलावा भी कई अन्य केंद्रीय अधिकारी हुआ करते थे। उससे पहले एक और बात कर लेते हैं न्याय की। फैक्ट है ये भी आप ध्यान रखेंगे। फैक्ट ये है कि जैसे कभी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ ले कि जो अकबर है, अकबर ने न्याय के लिए कौन सा दिन फिक्स किया हुआ था, तो आप भी ध्यान रखेंगे। अकबर जो है, अकबर गुरुवार को न्याय किया करता था। यदि आपसे प्रश्न पूछे जहांगीर, तो जहांगीर के लिए आप मंगलवार का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से शेरशाह सूरी जो है ये न्याय किया करता था आपके बुधवार को, और जो शाहजहां है ये भी न्याय किया करता था आपके बुधवार को। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने बात की आपके सदर की, और पहला जो आपके सदर है वो शेख गदाई, पहला जो दीवान मुजफ्फर खां, पहला वकील आपके निजामुद्दीन खलीफा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इन 4 पदों के अलावा कुछ और पद थे, जैसे खाने सामा, खाने सामा, दीवाने बयूतात, इसी प्रकार से मीर ए अर्ज, मीर ए बर, मीर ए बहरी, मीर ए माल, दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक चौकी। तो ये भी कुछ केंद्र से या केंद्रीय प्रशासन से जुड़े हुए पद हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। एक आप देखें कि दरोगा ए डाक चौकी जो कार्य है, दरोगा ए डाक चौकी जो पद है, इसका कार्य होता था सूचनाओं का आदान प्रदान में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को पहुंचाना। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जासूसी वगैरह का कार्य भी करता था। जासूसी वगैरह का भी जो कार्य है वो भी इसके द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? दरोगा ए डाक चौकी के द्वारा। और एक आप ध्यान रखेंगे कि दरोगा डाक चौकी भी जासूसी का कार्य कर रहा है। और जो हमने पद देखा था मीर बख्शी, तो आप देखो कि जो सीमावर्ती या जो पड़ोसी जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में जासूसी करवाना जो कार्य है वो हुआ करता था आपके मीर बख्शी का। और ये जो दरोगा डाक चौकी है, ये दरोगा डाक चौकी मीर बख्शी के मातहत नहीं थे या इसको रिपोर्ट नहीं करते थे। ये सीधी जो रिपोर्ट है ये सम्राट को किया करते थे। तो एक प्रकार से ये भी जासूसी का कार्य कर रहा है, मीर बख्शी भी जासूसी का कार्य करवा रहा है। तो इस प्रकार इन दोनों के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित हो गया कि भाई किसी की बात गलत तो नहीं है और सम्राट तक पूरी सूचना पहुंच रही है। तो ये हम आगे जब हम प्रांतीय शासन पढ़ेंगे तो वहां हम एक सिद्धांत देखेंगे नियंत्रण और संतुलन का। फिर एक पद है खाने सामा। तो खाने सामा जो है प्रारंभ में तो मंत्री पद नहीं हुआ करता था, और इसका जो कार्य है ये हुआ करता था कारखानों का निरीक्षण करना,
कारखानों का निरीक्षण करना इसका कार्य है, और दूसरा राजमहल में जो रसद वगैरह की जो आपूर्ति है वो भी यही किया करता था। और राजमहल से संबंधित होने के कारण आगे चल करके जो खाने सामा है ये भी मंत्री पद हो गया था, यह काफी महत्वपूर्ण पद हो गया था। फिर है दीवाने बेउतात। तो आप देखो ध्यान रखेंगे कि खाने सामा कारखानों का निरीक्षण कर रहा है, जबकि दीवाने बेउतात जो है कि कारखानों का अधीक्षक हुआ करता था और ये कारखानों के आय और व्यय का ध्यान रखता था, जबकि राज्य का आय और व्यय जो है वो ध्यान रखा जा रहा है दीवान के द्वारा। फिर है मीरे अर्ज। नाम से पता चल रहा है कि सुल्तान के पास जो भी अर्जियां वगैरह आया करते थे उनकी व्यवस्था करवाना मीरे अर्ज का कार्य हुआ करता था। फिर अब देखें मीरे बर। मीरे बर जो है ये वनों से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। मीरे बहरी जो है ये जलयानों या नौकाओं से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। मीर ए माल। मीर ए माल जो है वो टक्सा जहाँ सिक्कों वगैरह की ढलाई होती थी उन पर यह नियंत्रण किया करता था। फिर आप देखें एक पद है मुहद्दिब। मुहद्दिब तो आप देखें मुहद्दिब जो है इसको लोक नैतिकता निरीक्षक भी कहा जाता था, और ये सामान्य जो लोग थे उनके आचरण का ये ध्यान रखता था कि भाई जो राज्य के जो लोग हैं वो इस्लाम के अनुसार आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग सोचें कि हमने राजा तो देखा है अकबर का, तो ये जो पद है ये किसके समय कमजोर हो गया होगा या किसके समय इसके कार्य बदल गए होंगे। तो आप देखो कि मुहद्दिब जो है इसका कार्य है इस्लाम जो है इस्लाम के अनुसार लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका ध्यान रखना, लेकिन इसके जो कार्य है अकबर के समय बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर जो है ये धर्मनिरपेक्ष शासक की छवि बनाने का प्रयास करता है। इसके कारण अब इसका जो कार्य है ये जुआरियों, शराबियों या असामाजिक जो तत्व हैं उनके ऊपर ये नियंत्रण रखा करता था। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कभी जुआरियों, शराबियों और असामाजिक जो तत्व हैं उन पर निरीक्षण करने का कार्य कौन करता था। तो ये कार्य जो है ये मुहद्दिब के द्वारा ये कार्य किया गया था। लेकिन फिर आगे चल करके औरंगजेब के समय जो मुहद्दिब है इसका कार्य वापस बदल जाता है, और औरंगजेब ने इसे कहा कि भाई अब आप इस बात का ध्यान रखें कि लोग इस्लाम के अनुसार आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका कार्य वापस परिवर्तित हो गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुहद्दिब जो है ये अकबर औरंगजेब के समय ये मंदिर वगैरह तुड़वाने के जो कार्य हैं वो भी इसकी देख रेख में हुआ करते थे। तो ये हमने कुछ अधिकारी देखे। इसी प्रकार से आप देखें एक अधिकारी है आपके मीर ए तोजक, एक आपके अधिकारी है मीर ए आतिश। तो ये इन अधिकारियों का भी आप ध्यान रखोगे। मीर ए आतिश काफी प्रमुख अधिकारी है। मीर ए आतिश तोपखाने का प्रमुख हुआ करता था, और तोपखाने का प्रमुख होने के कारण राज्य के जो सेनापति थे उनके साथ इसके काफी अच्छे संबंध थे, और राज्य के सेनापतियों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण ये भी केंद्रीय भूमिका में था। इसी प्रकार से एक अधिकारी है मीर ए तोजक, और मीर ए तोजक जो है ये आपके दरबार में जो उत्सव वगैरह हुआ करते थे उसका ये प्रबंध करता था। तो आज हमने आपकी बात की है मुगलों के केंद्रीय प्रशासन के बारे में। पहले हमने राजत्व की बात की, फिर हमने बात की आपके केंद्रीय पदाधिकारियों की, और आप देखोगे किस प्रकार से राजत्व जो है वो केंद्रीय अधिकारियों के शासक के साथ संबंधों को प्रभावित करता है। जहां औरंगजेब बात करता है दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलने की, तो आप देखो उसके संबंध सदर उस सदूर के साथ और मुहद्दिब के साथ उसके संबंध बदल गए। राज्य की जो जनता है, राज्य की जनता के साथ उसके संबंध बदल गए। जबकि एक तरफ जो अकबर है वो सुलह कुल की बात करता है या इस्लाम में जो सिद्धांत है उनको दरकिनार करने का प्रयास करता है, तो उसके बाकी सारे अधिकारियों के साथ उसके संबंध बदल जाते हैं। लेकिन एक बात सब में कॉमन है जो आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी मुगल शासक हुए हैं सभी ने केंद्रीकृत शासन को स्थापित करने का प्रयास किया है। चाहे अकबर हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, सभी ने सत्ता को अपने में निहित करने का इन्होंने प्रयास किया है। तो आज ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। ये मेरा पहला ही वीडियो है, और जो ऑनलाइन क्लासें हैं ऑनलाइन क्लासों का मेरे को कोई ज़्यादा अनुभव नहीं रहा, अनुभव नहीं है।
तो हो सकता है कि पढ़ाते वक्त कोई मिसफैक्ट हो गया हो मुझसे, कोई पढ़ाते वक्त कोई भूल हो गई हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देंगे और मैं उन सारी बातों का, या जहाँ भी आपको लगता है कि भाई ये हमने ये पढ़ा हुआ है, आपने ये पढ़ाया, तो उन सारी बातों पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास जो विषय है, इतिहास विषय के साथ जो है वो एक दुविधा ये है कि अलग अलग इतिहासकारों की जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो कहीं हम कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं हम कुछ पढ़ लेते हैं, तो उस प्रकार की जो बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।